मित्रों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम और क्षमा से ही उसका अंत होता है। उदारता, दया और क्षमा भारतीय संस्कृति में सबसे जरूरी सद्गुण माने जाते हैं। खासतौर पर जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए अपने से छोटी उम्र के लोगों की गलतियों को क्षमा करना सदाचार माना जाता है। मित्रों, जंतर मंतर के आंदोलन में जेन ज़ी के कुछ प्रदर्शनकारियों ने मर्यादा को तार तार किया। अपने आक्रोश को आकार देने के लिए इन प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के खिलाफ शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ दी। पीएम मोदी ने शाब्दिक मर्यादा तोड़ने वाले इन युवाओं के प्रति प्रेम का संदेश देते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। मित्रों, अब से करीब 22 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 2 मिनट 54 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ पीएम मोदी ने 4 वाक्य लिखे। मैं न्यूज वॉल पर जाकर आपको पीएम मोदी की ये पोस्ट एक बार दिखा भी देता हूं। और उसमें जो उन्होंने लिखा, गाली गलौज से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। आइए भटक गए लोगों को सही रास्ता दिखाएं। आइए मिलकर काम करें। आइए भारत के लिए काम करें। आक्रोशित भावनाओं के उबाल का शिकार होकर जेन ज़ी के जिन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शाब्दिक मर्यादा की रेखा को लांघ दिया था, जिन्हें भावनात्मक उत्तेजना में याद भी नहीं रहा कि आक्रोश की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की मूल शर्त ही भाषाई संस्कार है, जेन ज़ी के ऐसे प्रदर्शनकारियों को भटका हुआ बताते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए पीएम मोदी ने माफ कर दिया। मित्रों, सबसे पहले हम आपको जेन ज़ी के नाम पर पीएम मोदी का संदेश सुना देते हैं। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। बचपन में गलतियां होती हैं, बच्चे भी हमारे हैं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। जंतर मंतर पर आए ज्यादातर प्रदर्शनकारी 20 से 25 साल की उम्र के थे। पीएम मोदी ने इन्हें बच्चा कहा है। शाब्दिक लक्ष्मण रेखा लांघने वाले प्रदर्शनकारियों को पीएम ने गुमराह बच्चे कहा। पीएम ने अपने संदेश में जो बड़ी बातें बोली वो है कल्चरल शॉक की, यानी सांस्कृतिक झटका। ये बात सही भी है। ऐसा पहली बार हुआ जब सार्वजनिक तौर पर लड़कियां अब शब्दों का प्रयोग कर रही तो इसमें बात लड़की लड़के की नहीं है। अब शब्दों का प्रयोग हो रहा था और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो रहा था, हर सामान्य भारतीय के लिए ये एक सांस्कृतिक शॉक था। जिसने भी जंतर मंतर पर विरोध वाले वीडियो देखे उनके मन में यही सवाल आया कि बच्चों की ऐसी भाषा, ऐसी शब्दावली का प्रयोग ये कैसे कर सकते हैं। जिस समाज में बेटों और बेटियों को सभ्यता की प्रतिमूर्ति माना जाता है, उन्हें देवी तुल्य सम्मान दिया जाता है, जिस संस्कृति में बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात करना भी असभ्यता माना जाता है, जिस कल्चर में बच्चों को यह सीख दी जाती है कि बड़ों को हमेशा जी और आप जैसे सम्मानजनक शब्दों से ही संबोधित करें, उस समाज के लिए जंतर मंतर पर कुछ आंदोलनकारियों की भाषा वाकई सांस्कृतिक शॉक थी। सवाल यह कि आखिर ये भाषा जेन ज़ी तक पहुंची कैसे? आखिर कैसे जंतर मंतर पहुंचा जेन ज़ी का एक हिस्सा शाब्दिक संस्कारों को भूल गया? मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि आप एक आदर्श समाज या राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने परिवार से करें। संस्कारवान परिवार ही मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है। पीएम ने बच्चों को गुमराह और भटका हुआ बताते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाने की बात कही है। मित्रों, इन भटके हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी उनके परिवारों की है। समाज के तौर पर हम सबकी है। जेन ज़ी सांस्कृतिक विचलन का शिकार ना हो, इसकी जिम्मेदारी जेन एक्स और मिलेनियल्स की है। जेन एक्स और मिलेनियल्स को देखना होगा कि आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं। इस समस्या को जड़ से समझने के लिए एक आंकड़े को अब समझ लेते हैं। कैंटर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 50% परिवार न्यूक्लियर फैमिली हैं, यानी ऐसे परिवार जहां सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं। पहले परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, कुटुंब के दूसरे सदस्य भी रहते थे, लेकिन अब परिवार का आकार छोटा हो गया है, यानी बच्चों के लिए परिवार से सीखने का अवसर कम हुआ है। यह पहला और सबसे गंभीर संकट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी इलाकों में माता पिता बच्चों के साथ औसतन सिर्फ 2 घंटे का समय बिताते हैं। इससे बच्चों और माता पिता में दूरी बढ़ी है। माता पिता ये जान नहीं पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। यानी हम एक ही फ्लैट में एक ही छत के नीचे रहते हैं,
लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। लोकल सर्कल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 17 साल के बच्चे रोज 3 घंटे या उससे अधिक समय ऑनलाइन में बिताते हैं। बच्चे ज्यादातर समय सोशल मीडिया और ओटीटी पर कंटेंट देखते हैं। सोशल मीडिया और ओटीटी से बच्चे आक्रामक भाषा और व्यवहार सीख रहे हैं। वेस्टर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आपत्तिजनक भाषा को ऑथेंटिक और रियल बताकर ग्लोरीफाई किया है, और आजकल हमारे देश में भी कुछ लोग इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। समझिए, परिवार छोटे हो गए, माता पिता की बढ़ती व्यस्तता ने बच्चों को डिजिटल स्क्रीन की तरफ धकेल दिया है। यह डिजिटल स्क्रीन उन्हें आक्रामकता सिखा रही है। इससे जेनजी का व्यवहार बदल रहा है। मित्रों, आज हमने कुछ माता पिता से भी बात की। सुनिए बच्चों में बढ़ते आक्रामक व्यवहार और स्क्रीन टाइम को लेकर उन्होंने क्या कहा। मेरा मानना है कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हुआ है, पर कॉन्वर्सेशंस वीक हो गई हैं फॉर श्योर। मैं बताता हूँ, जब हम बड़े हो रहे थे वो डिजिटल ज़माना नहीं था, और हमारे पास मोस्टली हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड्स उनका इन्फ्लुएंस होता था। पर अभी देखो, बच्चे एक छोटी सी मोबाइल फ़ोन और एक छोटे से टैब में और आईपैड में उनकी दुनिया सीमित हो गई है। आई वुड से कि ऑफ कोर्स अगर हम कॉन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों से बातें करें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये फ़ोन, इसी में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन तो देखिए टाइम कम दिया जा रहा है आपस में। आई डू अग्री। ये बच्चे ज़्यादा इंटरनेट और इन सब चीज़ों से जो नॉलेज गेन कर लेते हैं, पेरेंट्स की जो नॉलेज है वो उनको अप्रोप्रिएट कई बार नहीं लगती है, कई बार लगती है। तो ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि नहीं है, गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे पेरेंट्स अपने वर्क लेके बिजी हो और पेरेंट्स अपने फ़ोन पे बिजी हो, लैपटॉप लेके बिजी हो, टीवी में बिजी हो, राइट। सिमिलर विद किड्स, वो अपने स्टडीज़ में बिजी हो या वो भी नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वो कुछ कर रहे होंगे। तो मैं बोलूँगा वो रिड्यूस हो गया। तो एज अ पेरेंट्स मेरा ये कहना होगा कि आई थिंक हम लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि क्रोध यमराज के समान है। जो व्यक्ति गुस्से के साथ के वश में हो जाता है, वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। जंतर मंतर पर जेनजी वाले प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। आक्रोश और उकसावे के कारण कुछ युवा भटक गए, गुमराह हो गए। अब उनका गुस्सा शांत हुआ होगा। परिवार और समाज के बीच पहुंचने के बाद जेनजी आंदोलनकारियों को अपने भाषाई आक्रोश पर शर्मिंदगी हो रही होगी, और हो भी रही है। भीड़ के बीच उकसाए जाने से गुस्से का जो मीटर हाई हो गया था, वो सामान्य होने पर ये अपनी गलती सुधार रहे हैं। ऐसे कुछ गुमराह युवा वीडियो बनाकर अब माफी मांग रहे हैं। मित्रों, विद्वानों आत्ममंथन को ही आत्मशुद्धि का रास्ता बताते हैं। आंदोलन वाले भाव के शांत होने पर जेनजी अब आत्ममंथन कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात यह भी है कि ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी। इन भटके हुए बच्चों को समझ में आ रहा है कि अब शब्दों का प्रयोग न्यू नॉर्मल नहीं है, ये गलती है। गलती को स्वीकार करना ही सही रास्ते पर आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। मित्रों, जेनजी तो ऐसा कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अब भी आंदोलन के मोड में ही हैं। ये गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, अब शब्दों का बचाव कर रहे हैं। पहले आपको इन नेताओं की बात सुननी चाहिए। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। सुना आपने, ये नेता कह रहे हैं कि अपशब्द कहना गलत नहीं है। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अपशब्द कहना गलत है। जो शब्द आप अपने परिवार के बीच नहीं बोल सकते, अगर आप बोल सकते हो आपके परिवार में वो संस्कार हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस देश के परिवारों में संस्कार नहीं है। तो जो शब्द आप अपने परिवारों में नहीं बोल सकते, जो शब्द आप किसी के सामने ऐसे नहीं बोल सकते, वो आप दूसरों के लिए नहीं बोल सकते। जो शब्द आप अपने बच्चों के सामने नहीं बोल सकते, वही शब्द सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकते। यही नैतिकता है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है। नेता होने के नाते इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। इन्हें युवाओं को समझाना चाहिए कि मुद्दों पर विरोध उचित है, लेकिन विरोध की भी मर्यादा होती है। विरोध में मर्यादा की रेखा को लांघना गलत है। जेनजी को यह समझाना हमारी भी जिम्मेदारी है। 22 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी ने जेनजी को सही रास्ता दिखाने की यह जिम्मेदारी निभाई। पीएम मोदी ने आज मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र के विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि वो ही भारत के ग्रोथ का इंजन बन रहे हैं। सुनिए पीएम ने किन शब्दों में युवा शक्ति का उत्साह बढ़ाया। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा
दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। पीएम मोदी युवाओं के सामर्थ्य और ताकत का बखान कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपशब्द कहने वाले युवाओं को माफ कर उन्हें अपराध बोध से मुक्त किया, लेकिन कांग्रेस युवाओं को मुक्त करने के मूड में नहीं है। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, मेरी बाईं तरफ आप एक पोस्ट देख रहे हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था। संदेश ये कि सरकार जेनजी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकती, लेकिन दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर बंगलुरु में उनकी खुद की पार्टी की सरकार यही काम कर रही है। कर्नाटक की साइबर क्राइम पुलिस ने 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के सदस्य सिद्धा राजू की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 16 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया गया था। इस वीडियो में राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर इस पोस्ट के नीचे आपत्तिजनक और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ कमेंट करने का आरोप है। इन तीनों इंस्टा हैंडल्स के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और बीएनएस की धारा 352 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कर्नाटक पुलिस फिलहाल आरोपी अकाउंट्स यूजर्स की पहचान करने, उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक पुलिस के इस एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सरकार को और राहुल गांधी को भी बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए? सोचिए, दिल्ली में राहुल गांधी युवाओं के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता के लिए सड़क पर उतरते हैं, लेकिन कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी की सरकार उनके ही नाम पर 3 युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। हो सकता है कि राहुल गांधी को कर्नाटक में युवाओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की जानकारी नहीं हो, इसलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को निर्देश देंगे और इन युवाओं को एफआईआर के शिकंजे से मुक्त कराएंगे। डीएनए मित्रों, चाहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवा हों या बेंगलुरु में सोशल मीडिया के जरिए अपने गुस्से का प्रदर्शन करने वाले युवा, इनके लिए अपनी स्वतंत्रता और अपने विचार बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जेनजी के इन युवाओं को भी समझना होगा कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण विषय है। युवाओं को समझना होगा स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं, एक गंभीर जिम्मेदारी भी है। आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंच से युवाओं को यही मर्म समझाया। लोकमान्य तिलक का उदाहरण देकर अजीत डोभाल ने बताया कि आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं, राष्ट्र हित की बात करना है। आज आजादी को अपना जन्म सिद्ध अधिकार बताने वाले युवाओं को एनएसए अजीत डोभाल की बात बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी।